हालात ये हो गई, पहले हम सैकड़ों, बाद में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सुना करते थे। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 17,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श सोसाइटी घोटाला और कोयला घोटाला। आज लाखों करोड़ रुपए के घोटाले। अब जो कोई व्यक्ति इनके घोटालों के खिलाफ, इनकी लूट के खिलाफ आवाज उठाए, उसी को बेईमान कह देते। सामान्य व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, कैग जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी अपराधी कहने से नहीं चूकते। और आज हालात ये हो गई, पहले हम सैकड़ों, बाद में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सुना करते थे। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 17,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श सोसाइटी घोटाला और कोयला घोटाले। करीब 142 ब्लॉक्स के अंदर 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी कीमत होती है करीब 200 लाख करोड़ रुपए, उसको बिना बोली के आवंटन कर दिया गया। तो घोटाला है करीब 200 लाख करोड़ रुपए का। घाटा हुआ कम से कम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का। यदि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, पब्लिक सेक्टर को भी सम्मिलित कर दिया जाए, क्योंकि जो कैग ने बताया वो प्राइवेट सेक्टर में जो दी गई खदानें, उनका 1,86,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया रॉयल्टी का। घोटाला करीब 200 लाख करोड़ रुपए का, घाटा 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कोई भी सरकारी ठेका दिया जाता है, उसमें 10% दलाली तो ईमानदारी की कहा जाता है। देश में करीब 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं, उनमें करीब 90 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, उन्हीं की कीमत करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए होती है। इसमें दामन पर दाग बहुत लोगों के लगे हैं। कई पार्टियां इसमें आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। उन सभी गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहली तो बात यह है कि 142 ब्लॉक तुरंत रद्द क्यों नहीं होने चाहिए। हमसे वापस क्यों छीन रहे हो। और ये जीरो लॉस की जो थ्योरी के ऊपर बात की जा रही है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जो भी लोग घोटालों के, भ्रष्टाचार के गुनहगार हैं, वो सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। वो किसी भी पार्टी के व्यक्ति हैं या पदाधिकारी हैं या कहीं से भी जुड़े हुए लोग हैं। हम बचने बचाने वाले हैं ही नहीं। हमने जिसने भी घोटाला किया है वो सब, देखिए मैंने भी अभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया अभी तक, तो इसलिए मैंने सैद्धांतिक तौर पर बात की है। हां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी गुनहगार है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस सभी को समान रूप से हम गुनहगार करें, किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं। 200 लाख करोड़ रुपए के कोयला घोटाला करने वाले ईमानदार हैं, तो फिर बेईमान कौन होता है। लगता है ईमानदारी की नई परिभाषा बनानी पड़ेगी। शायद जितने सच्चे और अच्छे लोग हैं उन सबको बेईमान कहना, देश की भलाई में और देश की सेवा में लगे लोगों को अपराधी कहना। यदि कोई सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा करता है, तो उसके ऊपर झूठे और निराधार आरोप लगाना और नीचता की हद तो तब हो जाती है जब सारी मर्यादाओं को लांघ करके इतने
घटिया स्तर पर गिर जाना कि वहां पर शर्म को भी शर्म आ जाए। पिछले दिनों हमारे ट्रस्टों को लेकर के, हमारी सेवाओं को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगाए, हमने हर एक का जवाब दिया। फिर हमारे ट्रस्टों के अंदर जो 10 साल 15 साल से जो लोग सेवा कर रहे थे, उनको लानत दे करके कि तुम संगठन, संस्थान और आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, उनका चरित्र हनन करो और आश्रम परिसर में विस्फोटक सामान रखो, विषैले सामान रखो, आश्रम के उत्पादों के अंदर कुछ जहरीली चीजें मिला दो, उसके लिए 10-10 लाख रुपए की एक सामान्य से आश्रम के सेवक को, कर्मचारी को लालच देना। ये अभी कनखल के थाने में एफआईआर भी हमने दर्ज करवाई है। वो सफारी का गाड़ी नंबर और उस व्यक्ति के फोन नंबर को भी, क्योंकि उसने कई बार फोन भी किया, जो मेरे साथ में करीब कई साल तक जो ड्राइवर रहा, उसके बाद श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जो ड्राइवर रहा, और अभी आश्रम में सेवा दे रहा, उस व्यक्ति को बुला करके कि हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे और भी लोगों को हमारे साथ में सम्मिलित करो, और इस षड्यंत्र में उनको सम्मिलित करके और हम जो काम कराना चाहते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाओ। तो हमने ये इतना घिनौना पाप करें उससे पहले ही ये पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। हमें लगता है कि पुलिस इसमें पूरी प्रामाणिकता से जांच करेगी, नहीं तो हमें कोर्ट का भी आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि एविडेंस के साथ हम सारी बातों को कह रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। ये तो कहा गया ना कि आपको कुछ हम सामान देंगे, आप उसको रख दीजिए। ये कोई छोटी बात है क्या? ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है टाटा सफारी गाड़ी लेकर के, जिसका नंबर HR 26 EX 8683 उसका नंबर है, और उसका मोबाइल नंबर भी, उसकी एप्लीकेशन दे दी गई है, जल्दी ही मिल जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये 100% सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के लोग हैं, चाहे वो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, अथवा कोई और दूसरे असामाजिक तत्व या गुंडे लोग हैं जो इस तरह के काम को करने में लगे। क्योंकि रेड लाइट की गाड़ी लेकर के आना और लाखों रुपए सामने रख करके और साधारण से हमारे कर्मचारियों को 10-10 लाख रुपए का लालच देना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ये लोग क्या क्या करवा सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो खतरनाक सामान भी आश्रम परिसर में रखवा सकते हैं, क्योंकि वहां हर रोज हजारों लोग आते हैं। वो खतरनाक चीजें भी किसी भी बड़ी साजिश के तहत वहां घुसा सकते हैं, और आश्रम के साथ जुड़े हुए, आंदोलन के साथ जुड़े हुए बड़े लोगों के चरित्र हनन अथवा उनके जीवन के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि सरकार के पास में सैकड़ों एजेंसियां हैं, और उनके पास में झूठे इल्जाम लगाने वाले ऐसे प्रवक्ता जो बदजुबानी में अमर्यादित भाषा हदें जिन्होंने तोड़ रखी है, वो सब एक एक दिन में 5 सालों से हम पूरी प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। और जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने सेवा की है, ज्ञात इतिहास में सरकार ने भी योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के वो काम नहीं किया जो पिछले 2 दशकों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ। उसके बावजूद
देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा करके जो हमें दान दिया, उसको नाम दे दिया इनकम। जो हमने सेवा की, उसको कह दिया व्यापार, और हमारे ट्रस्टों पर लगा दिया टैक्स। स्वयं भारत सरकार ने आयकर की धारा 215 के अनुसार हेल्थ, एक्टिविटी, एजुकेशन, पुअर रिलीफ, हेल्थ रिलीफ, एजुकेशन और गरीबों की सेवा, इन 3 कामों को पब्लिक सर्विस चैरिटी एक्टिविटी के अंतर्गत रखा। हम वही काम करते हैं तो हमारा वो काम जो सेवा का है उसको व्यापार की संज्ञा देने लगते हैं, और हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट करके करोड़ों लोगों ने जो हमें दान दिया उसको सरकारी विभाग इनकम की संज्ञा देने लगता है, और सारे हदें लांग करके कहते हैं कि बाबा ने देश को लूटा है। हमने दान लिया लोगों से, हमें लोगों ने दान दिया श्रद्धा से, उसको कहते हैं बाबा ने लूट लिया हिंदुस्तान। ये कौन सा न्याय है भाई? इस देश में करीब 5 लाख ट्रस्ट चलते हैं। वो ट्रस्ट जो भी सेवा कर रहे हैं वो सेवा, और हम जो सेवा कर रहे हैं वो व्यापार। ये दोहरा मानदंड कहां से आ गया? जबकि भारत सरकार के ही कायदे कानूनों के अनुसार योग को हेल्थ एक्टिविटीज के अंदर 2010 में एक्ट बना करके सम्मिलित किया गया। तो पब्लिक चैरिटी एक्टिविटी में जब क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में योग को सरकार ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो हम योग सिखाएं तो वो व्यापार, और देश में कोई भी दूसरा व्यक्ति योग सिखाए तो वो सेवा। ये पक्षपातपूर्ण रवैया, और इसके साथ साथ आपसे भी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति आकर के बोलता है बाबा के ट्रस्ट के 400 खाते, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कुछ चैनलों ने इसको चलाया। जब मैंने अभी कल ही जब एयरपोर्ट से चल रहा था तब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ही सीरियल के 400 खाते। मैं तो रोजमर्रा के काम को नहीं देखता। मैंने कहा भाई हमारे ट्रस्ट के कितने खाते होंगे? तो बोले जी 4-5 बैंक हैं, हमारे 5 ट्रस्ट हैं, 5-7 बड़े बैंक। आप एक-एक चैनल चलाते हैं, आप लोग एक-एक अखबार चलाते हैं, तो आपके भी 4-5 खाते होंगे पीएनबी में, स्टेट बैंक के अंदर और दूसरे बैंक के अंदर। हमारे ट्रस्ट के 10-15 खातों को 400 खाते कह देना कि न जाने बाबा ने काले धन को कहां कहां ठिकाने लगाया। मतलब हर बात के अंदर हमको एक अपराधी की तरह देखना, ये कौन सा न्याय है भाई? तो मैं एक बात सभी मीडिया के भाइयों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि जब भी सरकार या सरकार की कठपुतली एजेंसियों के द्वारा कोई भी आरोप हमारे ट्रस्ट, हमारे संगठन, संस्थान और आंदोलन के ऊपर लगाया जाए तो हमारे भी पक्ष को सुना जाए और उस निष्पक्षता के साथ उसको भी एक उचित सम्मान दिया जाए। कई बार एक तरफा बात लिखने से या दिखाने से लोगों तक पूरा सच नहीं पहुंच पाता है, और जो षड्यंत्र के तहत हमें बदनाम करना चाहती उसमें कामयाब हो जाती। इसलिए इसमें कम से कम उसके सामने गलत भ्रम ना फैला पाए और उसके माध्यम से लोगों तक जो है गलत तथ्य ना पहुंच पाए, इसलिए मैंने इस बात को कहा। हम पिछले जो एजेंसियों को, हमारे इस ट्रस्ट के विश्वव्यापी सेवा कार्य को बदनाम करने की ठान ली है, इसलिए एक निष्पक्ष जांच आयोग बैठा करके हमारे ट्रस्टों की और हमारी पूरी इंक्वायरी की जाए। लेकिन आज तक हमारी मांग मंजूर
गया है। बाबा को किसी भी तरह बदनाम करो, लेकिन हम अपना अभियान जारी रखेंगे, ये कितना ही बदनाम करे हमको। सन्यासी का क्या कर्तव्य है? गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनासक्तः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। निष्काम भाव से जो भी कर्म किया जाए, निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा की जाए, उसको करने वाला सन्यासी है, योगी है। काम न करने वाला, निकम्मा होकर के बैठने वाला और पाप अपराध अन्याय धर्म हो रहा उसको मौन रह करके सहने वाला, वो सन्यासी और योगी नहीं है। यह भी प्रश्न कई बार उठाया जाता है, बाबा योग का काम क्यों कर रहे हैं, बाबा आयुर्वेद का काम क्यों कर रहे हैं। अब किसी एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, मैं देख रहा था एक दिन टीवी के ऊपर खबर कि बाबा के यहां से कपड़े क्यों बेचे गए। हमने उत्तराखंड के उन लाखों लोगों के लिए स्वावलंबन के लिए काम किया जो भेड़े चराने वाले लोग हैं। स्वदेशी जो है का काम जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वो संस्थाएं उजड़ रही थी, उनसे हमने वस्त्र खरीद करके और लोगों को बहुत सामान्य रेट पर उपलब्ध कराए। हमने आयुर्वेद की औषधियां 2 से लेकर के 6 गुना कम मूल्य पर उपलब्ध कराई और करोड़ों लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाया। उन सब कामों को हमारे ऊपर एक इल्जाम की तरह है, हमें एक जो है उन सब सेवाओं को करते हुए हमें एक अपराधी की तरह हमारे साथ में व्यवहार किया जाए। मैं समझता हूं कि ये शायद अन्याय होगा और बातें जो है उसमें पूरा जो सच है वो देश के सामने पहुंचना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो अब एक फकीर और एक वजीर की सीधी सीधी लड़ाई है और ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, सत्य के लिए और देश के लिए है। देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता की सेवा के लिए काम करने वालों को ये, क्योंकि अपराधी की संज्ञा देती है, उनको ठग की संज्ञा देती है, महाठग की संज्ञा देती है। और मैं तो एक बात और कह करके कि इनके महासचिव जिस तरह की फूहड़ भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे भी आंदोलन के लोग यदि उसी भाषा का प्रयोग करने लग गए तो फिर ये क्या जवाब देंगे और फिर भाषा की शालीनताएं किस हद तक जाएंगी, उसके ऊपर भी जरा इनको विचार करना चाहिए। समय रहते हुए अपने ऐसे उन महासचिवों की नाक में नकेल डालनी चाहिए और महात्मा गांधी जी की इज्जत करते हुए थोड़ी सी भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। वो बाबा रामदेव के बारे में बात नहीं है, वो कैक के बारे में बात नहीं है, वो जिसके बारे में भी बात करते हैं इसी तरह से ओछी बातें करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। और अभी आंदोलन का अगला चरण 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा बड़े रूप में। तब तक यह आंदोलन का, जनसभाओं का दौर, जन जागरण का दौर चलता रहेगा जब तक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का काम अपने परिणाम तक नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए अभी हरिद्वार में आवासीय योग शिविर चल रहे हैं और इसके बाद 2 अक्टूबर से दोबारा से धुआंधार जनसभाएं और लाखों लोगों के आयोजन जो आप पहले से देखते रहे पिछले करीब 2 दशकों से, वो काम अब दोबारा शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट का कोई भी फंड जो बाहर से आया है वो 100% पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के साथ आया है। हमारे बाहर 2 बड़े ट्रस्ट हैं, एक यूके में, एक यूएसए में। वहां पर कोई भी दान देता है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। हमारे यूएसए के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, चेयरमैन हमारे ब्रह्मा अग्रवाल जी मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, अनायास आज आए हुए थे। अब भाई ब्रह्मा अग्रवाल जी ने जो हमें दान दिया या वहां दूसरे लोगों ने हमें दान दिया हम पर विश्वास करके, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। और वहां का ट्रस्ट का इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, उसके अकाउंट्स के हिसाब किताब अलग होता है। वहां के हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी भाई हमें अपने योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान के प्रचार के लिए, सेवा के लिए दान देते हैं, या यूके में हमें दान देते हैं, या दुनिया जहान में हमें दान देते हैं, तो क्या देश, धर्म, संस्कृति, योग, आयुर्वेद की सेवा के लिए दान देने वालों को सरकार अपराधी मानती है, उसको गुनहगार मानती है?
और ये जो ईडी से लेकर के तमाम जितने भी नोटिस हैं, इनके सबके हम जवाब दे चुके हैं सरकार को। अभी अरे वो सारे के सारे हर साल पिछले 20 सालों से एक एक पाई पाई का हिसाब सरकार को हर साल जमा कराया जाता है। 1 रुपए भी ऐसा नहीं है जिसका हिसाब सरकार को ना दिया गया हो। तो ये कैसा प्रश्न है कि पैसा कहां से आया? अरे भाई, जब 1 भी रुपए ऐसा नहीं जिसका हमने सोर्स ना बताया हो, फिर ये प्रश्न कहां से आ जाता है कि पैसा कहां से आया? वो देश से दान में दिया या विदेश से किसी ने दान में दिया, जब उसका एक एक पाई का हिसाब दिया हुआ है तो ये प्रश्न कहां से खड़ा होता है? पार्टी बनने दो अभी, उसके बाद अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी जो है गर्भाधानी नहीं हुआ है, उससे पहले आप नामकरण और यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार कर रहे हैं, विवाह संस्कार कर रहे हैं। देखिए, हम तो महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए उस दिन को हमने चुना है। उससे किसी के साथ प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और महात्मा गांधी तो सबके साझे हैं, सबके सिर के हैं। बाबा ने 3-4 बड़े मोर्चे खोल रखे हैं। एक विदेशी कंपनियां, एक करप्ट पॉलिटिशियंस, फिर तीसरे करप्ट कॉर्पोरेट्स, और फिर इनसे लाभान्वित तो होने वाले कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। अब चारों तरफ तो मोर्चे खोल रखे हैं और चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होती है। मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं और आप लोग करीब 15-20 सालों से मुझे कमोबेश सभी लोग जानते हैं। आप एक काम ऐसा बता दो जो मैंने गलत किया हो, और उसके लिए जो सजा मिलती है उससे 100 गुना सजा लेने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी लोकप्रियता क्या है? 5 लाख लोग रामलीला मैदान में आए, वो भी आपने देखा अभी। और अब आज तक करीब 11 करोड़ लोग मेरी सभाओं में आ चुके हैं, वो भी आपने देखा है। यदि इसको लोकप्रियता नहीं कहते तो लोकप्रियता का पैरामीटर क्या होता है वो भी बता दो। लाखों किलोमीटर की यात्रा, करोड़ों लोगों की भागीदारी, और उसके बावजूद हमारी लोकप्रियता नहीं है। तो लोकप्रियता और अलोकप्रियता क्या होती है, इसके भी पैरामीटर बता दो। बाबा आए, भीड़ लाए, बाबा गए, भीड़ गई। आप सभी लोग चलाने वाले हैं। आज तक मेरी 11 लाख किलोमीटर की यात्रा हुई है, 11 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई है। एक भी मेरी सभा देखी जहां पर आदमी ना मिले हो। तो ये लोकप्रियता और अलोकप्रियता क्या होती है, इसके पैरामीटर 11 करोड़ लोगों की सभाओं से भी आपको नहीं दिखते, तो मैं कौन सा आईना दिखाऊं भाई? साउथ में मैंने आधा कर्नाटक, आधा आंध्र प्रदेश, 4-5 राज्य, 4-5 जिले केरल और तमिलनाडु के किए। और वहां पर भी अभी 6 महीने पहले गुलबर्गा और वसवन्ना जी के स्थान पर करके आया हूं। 2-2 लाख लोग आते हैं दक्षिण में भी। अभी अगला आंदोलन जहां जहां विधानसभा के चुनाव होंगे वहां से होकर के गुजरेगा और लोकसभा चुनाव तक जाएगा। गुजरात जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे और बाद में दिल्ली में भी आके खूंटा ठोकेंगे। अगले लोकसभा चुनाव तक हमारी यात्रा अखंड जारी रहेगी। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, अंतिम श्वास तक लड़ेंगे और जंग को जीतेंगे। चाहे कितना ही बदनाम किया जाए, कितना ही परेशान किया जाए, कितनी ही जुल्म और ज्यादतियां की जाए, श्रद्धेय आचार्य बागशी जी जैसे जिसने करोड़ों लोगों को भला किया, उसको चाहे जेल में डाल दिया, चाहे हमें जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, हम लड़ते रहेंगे। मैं तो उन राजनीतिक पार्टियों से भी व्यक्तिगत रूप से भी मिल रहा हूं और मीडिया के माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जो इस राजनीतिक वैतरणी को पार करना चाहते हैं, वक्त रहते रहते इस मझधार में डोलती हुई नैया से अपने आप को जितने जल्दी अलग कर लेंगे उतने ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। काले धन के बारे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी यदि इस तरह के एफिडेविट दें कि उनका देश और विदेश में इलीगल मनी और इलीगल एसेट्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। साधु सन्यासी योगियों का काम है अच्छे लोगों को पीएम बनाना, वो काम हम करेंगे। अच्छे लोगों को सत्ता के शिखर तक ले जाना, ये काम हमारे पुरखों ने किया है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है,
सत्ता और सिंहासन पर सत्य का साम्राज्य हो, सत्य स्थापित हो, इसके लिए काम करना ये हमारा धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, कर्तव्य है। हिंदुस्तान के सभी नागरिक को पूरे देश में कहीं पर भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये इस तरह के जो राजनीतिक बयान आते हैं वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। कहीं से भी ये आवाजें उठती हैं तोड़ने वाली, वो के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए ठीक नहीं है। गुजरात जब जाऊंगा तब क्या क्या करूंगा ये वहां जाकर के ही बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि दंगे चाहे उनमें सिख मरता है या ईसाई मरता है, गरीब मरता है या अमीर मरता है, सबके लिए हमें एक जैसी संवेदना रखनी चाहिए। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में दंगे होते हैं, दूसरे को नहीं। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा व पूरे देश को ही नीलाम करके कुछ भ्रष्ट, बेईमान व देश के गद्दार लोगों ने लगभग 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके देश विदेश में काले धन के रूप में जमा कर दिए तथा अब भी लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की लूट हर रोज जारी है। चारों तरफ लूटपाट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व तबाही का मंजर है। साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, अधिनायकवादी व भोगवादी पश्चिम के अन्यायपूर्ण विकास के मॉडल व वर्तमान केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 1% से भी कम लोगों का देश के संपूर्ण संसाधनों व संपत्ति पर एकाधिकार कायम हो गया। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 20 रुपए से भी कम में बेबसी व लाचारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। शासक शोषक व भक्षक बने हुए हैं। लोकतंत्र को नोट तंत्र व भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। महंगाई, गरीबी, भूख, कुपोषण व बेरोजगारी से पूरा देश बदहाल है।